तो मुझे उम्मीद है आपने इसका जो पहले का पार्ट है वो देख लिया होगा। वहाँ पर हमने देखा था एक न्यू लड़का एंट्री लेता है हमारी स्टोरी में, जिसका नाम एडमिट होता है। और यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहा होता है फेवन के साथ, और उसे ऑलमोस्ट किस ही करने वाला होता है। और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। तभी यहाँ पर वो जो होता है हमारा फेवन, वो तो उसे जल्दी से दूर भगाता है और यहाँ पर डिस्गस्टिंग फेस लाके उसे बोलता है कि परहैप्स तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है तुम्हें ऐसे देख के। तभी यहाँ पर हमारी जो होती है जेन, वो यहाँ पर उस लड़के को पकड़ के उसे चुप कराने लगती है और यहाँ पर उसे बोलते तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा उसके साथ ऐसी हार्श टोन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो सोचता है अपने मन में और उसे बोलता है कि दैट्स इनफ। और यहाँ पर उन दोनों को ही बोलता है कि बहुत हो गया तुम लोगों का ये नाटक वाटक। फिर यहाँ पर वो बोलता है एडमिट तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं, तुम यहाँ क्राउन प्रिंसेस की प्रेजेंस में हो। तो यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो उसे ग्रीट करता है बहुत ही अच्छे से, उसका नाम एडमिट और जो भी है उसके पीछे का नाम, वो सभी चीज़ें बताता है। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चमक धमक रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और जिनको तो यही चाहिए होता है। तो यहाँ पर वो उसे देख के खुश हो जाती है और यहाँ पर वो ना कुछ ऐसी दिख रही होती है, वो अपने एक्सप्रेशन काबू में नहीं कर सकती है। यहाँ पर वो सोचती है ये बहुत ही क्यूट है। और यहाँ पर वो बंदा उससे बोलता है कि क्या मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहे हैं आज, योर मैजेस्टी। और उससे बोलता है कि किसे पता था कि यहाँ पर लुई मेंडल में भी कोई इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। वो उसके एम्पायर का नाम लेता है और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मैं सच में देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई फॉरेस्ट से फेरी बाहर निकल के आ गई है। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि तुम मुझे ब्लश करवा रहे हो। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि प्रिटी वर्ड्स, वो भी एक प्रिटी वॉइस है, वाह यही तो मुझे चाहिए था। तभी यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं और ये नेकलेस। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे बोलता है वो बंदा कि ये जो नेकलेस आपके गले में है काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी जो एलिगेंस है उसे चार्म और ज़्यादा ऐड कर रहा है। अभी वो नेकलेस क्यों कह रहा है हम देखते हैं। यहाँ पर वो अपने जो होते हैं पेंडेंट उसे हाथ लगाती है और उससे बोलती है ओह ये वाला। तभी यहाँ पर ना उसे याद आता है ये कि जो वो डिज़ाइनर होते हैं उनके, वो उसके लिए लेकर आए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पर जीन तो डर ही जाते हैं कि यहाँ पर और क्या मेरा जुलूस निकालने वाले हो तुम लोग। तो यहाँ पर ना वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और उससे बोलते हैं ये ना स्पेशल गिफ्ट है जो कि क्राउन प्रिंस ने अपनी लवली वाइफ के लिए भेजा है। वो उसे ओपन करते तो यहाँ पर वो ये नेकलेस होता है और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि इसका नाम मेराइन डायमंड नेकलेस है, जो कि उसकी होम कंट्री से आया होता है। वो बहुत ही ज़्यादा चमक धमक वाला होता है। उसे देख के वो उसे बोलते हैं वाओ। और यहाँ पर ना वो जो एडमिट होता है वो उससे बोलता है ये मेराइन डायमंड, ये सच में बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल ज्वेल है। और यहाँ पर ना ये और भी ज़्यादा है और इसका जो मीनिंग है वो उसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अभी इसका मतलब क्या है वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वो आगे बोलता है ये ना एक्सेप्शनल ब्यूटी ऑफर करता है जो कि इसकी ब्रिलियंस से मैच करती है। तो यहाँ पर एडमिट उस नेकलेस के बारे में बताता है कि ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नेकलेस है, लेकिन इसके पीछे एक दर्द भरी कहानी थी एक पर्सन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसने ना एक बार अपना रिफ्लेक्शन देखा नदी के पानी में और उसे उस रिफ्लेक्शन से प्यार हो गया। उसने उतना ब्यूटीफुल कभी किसी को देखा ही नहीं था। तो यहाँ पर ना शायद उसने पहले कभी खुद को मिरर उस टाइम पे नहीं होते होंगे, इसलिए उसने पहली बार रिफ्लेक्शन देखा होगा। और यहाँ पर उस रिफ्लेक्शन को पाने के लिए, परस्यू करने के लिए वो भी उसके अंदर कूद जाता है, लेकिन इन द एंड क्योंकि वो रिफ्लेक्शन था उसे कुछ नहीं मिला। इसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी जो लव स्टोरी है वो अधूरी रहेगी। कुछ ऐसे चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर वो बोलता है अगर तुम सोचो तो अच्छे दिन बुरे दिन, हैप्पीनेस और सोरो, लाइट और डार्कनेस, सभी चीज़ें ना एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक को एग्जिस्ट करती है, मतलब एक साथ एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर ना तभी वो बोलता है आगे वो कुछ कहने ही वाला था, तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होते है कि क्राउन प्रिंस आ चुका है। तभी यहाँ पर वो पीछे मुड़ के देखता है कि क्राउन प्रिंस आ चुका है और यहाँ पर एडमिट जैसे ही देखता है पीछे उसकी आंखें चमक जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी जेन देखती है इसे तो मुझसे भी ज़्यादा खुशी है। यहाँ पर निक भी होता है हमारे क्राउन प्रिंस के साथ। तो वो दोनों ही जैसे ही एंट्री लेते हैं सभी की निगाहें वहाँ पर उसकी ओर ही होती है और निक काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रहा होता है। उसको देख के हमारी जेन का रंग
उतर जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि इस पर्सन ने मुझे देख लिया था और मैंने भी इसे कहीं पहले देखा हुआ है, और तभी उसे सीन याद आ जाता है। इधर देखते हैं जो एडमिट है वो तो भागकर ईडन को गले लगा देता है, जैसे कि उसने फेवन के साथ किया था। मतलब उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती है। वो उसे बोलते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इस जो टोनाइट का बॉल है उसे अटेंड किया है, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा रेयरली ऐसे अटेंड करते हो, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम देखने को मिले। वो उसे बोलता है, ऑफ कोर्स ये मेरी वेडिंग का सेलिब्रेशन के लिए तो मुझे तो आना ही था। यहाँ पर फिर वो ना देखता है फेवन को, और हम देखते हैं उनके बीच में ना थोड़ी सी टेंशन चल रही होती है। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि तुम्हें भी देख के अच्छा लगा फेवन, ये बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। यहाँ पर फेवन भी उसे देखता है और वो करने लग जाते हैं। यहाँ पर फिर वो उसे बोलता है कि कम ऑन, तुम्हें यहाँ पर ऐसी जो फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे नॉर्मली ट्रीट करो जैसे तुम करते थे। मतलब उनके बीच में पहले सब चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन फेवन उसे देख के कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता है। और यहाँ पर ना जो बाकी की लड़कियां हैं वो बोलने लग जाती हैं कि वाओ देखो तो सही, लेजेंडरी जो गॉड्स हैं इम्पीरियल एकेडमी में वो सभी लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ना जो इम्पीरियल एकेडमी में वो सभी लोग एक साथ होते थे, मतलब वो चारों होते थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। और यहाँ पर जो लड़के हैं उन्हें तो देख के काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा फील करती हैं, और उनकी ब्यूटी की तारीफ़ पे तारीफ़ करी जाती हैं। यहाँ पर फिर वो बोलती हैं, ये बहुत ही पिटी की बात है कि जर्मी यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं उन्हें फिर से एक साथ देखूंगी। तो जर्मी भी कोई पर्सन है जो कि आगे आ सकता है। तभी यहाँ पर एक लड़की खांसने लग जाती है। ये कोई और नहीं, वही लड़की होती है सिबेला। यहाँ पर उसके खांसने पर वो जो लड़के हैं वो उसके पास आते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है सिबेला की काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन है यहाँ पर सोसाइटी में। वो उसे बोलती है, अभी मुझे याद आया तो सिबेला कैसे एक जो गॉडेस की तरह होती थी इम्पीरियल एकेडमी में। मतलब यहाँ पर वो लड़कियाँ उसकी तारीफ़ करने स्टार्ट कर देती हैं। और यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि हाँ, सभी लोग ये सोचा करते थे कि साबेला ही क्राउन प्रिंसेस बनेगी, मतलब कि वही क्राउन प्रिंस से शादी करेगी। तभी दूसरी लड़की उसे ना इशारा करती है कि ये बात मत लाओ। तभी यहाँ पर उसे समझ में आता है। उसकी बात सुन के साबेला का सच में मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं कि साबेला अभी भी गॉडेस है, तुम्हें नहीं लगता? और यहाँ पर वो टॉपिक को चेंज कर देती हैं। चेंज करके उन्हें कोई भी ज़्यादा चीज़ हासिल नहीं होती है, क्योंकि साबेला का मूड ऑलरेडी ही ऑफ हो जाता है। तभी यहाँ पर ना जो होता है क्राउन प्रिंस वो फेवन के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है और उससे बोलता है कि जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे साथ आना, हम दोनों मिलके चेस खेलेंगे जैसे हम पहले खेला करते थे। मैं होप करता हूँ कि तुम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरे साथ करोगे और तुम ना वर्थी ओपोनेंट होगे। कितना लकी हूँ मैं आज के मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मिला हूँ। और यहाँ पर ना फिर वो उससे बोलते हैं, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। तभी वो ना जेन को भी घूर के देखता है। जेन भी उसे देखने लग जाती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो उसके साथ थोड़ी सी भी बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मतलब उसकी एक तरह से बेइज्जती ही हो जाती है। यहाँ पर वो खड़ी रहती है, जिसकी वजह से सभी जो लड़कियां हैं वो बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर इधर हमारी जो जेन होती है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उसे लगता है कि क्या ये अभी भी गुस्सा है जो भी कल रात हुआ था। तो आपको याद होगा कि नाइट चैम्बर में उसने कैसे उसे सोफे पे जाके सोने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ पर वो सोचती है कि ओ माय गॉड, क्या तुम अभी तक वहाँ से उठे नहीं हो। यहाँ पर तभी एक पर्सन आता है जो कि उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है फेवन के साथ। और यहाँ पर ना जो फेवन है उसके साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल के बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो जो पर्सन है वो फेवन को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे कुछ पॉलिटिकल मैटर डिस्कस करना होता है। यहाँ पर हमारी जो होती है जी, वो अकेले रह जाती है। वो पीछे से हाथ भी लहराती है कि फेवन, लेकिन फिर यहाँ पर वो सोचती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थ्रस्टी हूँ, वैसे यहाँ पर पानी मुझे कहाँ मिलेगा। तभी यहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है, यहाँ पर बहुत सारे कप अच्छे से फैंसी स्टाइल में रखे होते हैं। उसकी नज़र पड़ती है और वो वहाँ पर जाने लगती है और उनमें से एक चीज़ को उठा लेती है। अभी वहाँ पर क्या है हमें नहीं पता, शायद वो अल्कोहल हो या फिर ना भी हो। वो सोचती है आगे कि यही चीज़ है जो मुझे दिख रही है, मुझे इसे ही ड्रिंक करना चाहिए। तभी वो थोड़ी सी स्मेल लेती है और सोचती है इसकी स्मेल तो सही लग रही है, मुझे लगता है ये मेरे लिए ठीक ही होगा ड्रिंक करना, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रखा जो है
तभी यहाँ पर वो उसे पीने लगती है सिप करके। तभी यहाँ पर उसे उसका टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है और यहाँ पर उसे टेस्ट को पाकर उसका ना कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और वो सोचिए ये बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है और वो वहाँ पर खड़ी उसे पीने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा कप पी जाते हैं। तभी हम देखते हैं शायद उसमें सच में नशा ही था। यहाँ पर हमारी जो होती है जेन वो कुछ ऐसी होती है और यहाँ पर ना वो सभी जो होती है बैंक्वेट उसकी जो ब्रिलियंट जो उसकी अच्छी सी डिज़ाइनिंग की हुई है उसे निहारती है और सभी चीज़ों की तारीफ़ करने लगती है कि कितना ज़्यादा प्यारा सा म्यूज़िक चल रहा है। यहाँ पर ना सभी लोग यहाँ पर पेयर में बना के डांस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन कपल है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जिन बिल्कुल भी इस सारी चीज़ में नहीं पड़ना चाहती और हम देखते हैं उसका जो फेस है ना वो कुछ ऐसा होता है और यहाँ पर वो सोचती है यही यही तो पार्टी है और यहाँ पर वो अपने आप में ही होती है और सोचती है मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और यहाँ पर ना उसे बहुत ही ज़्यादा शायद नशा हो गया है और यहाँ पर वो एक जगह पर संभल के नहीं खड़ सकती है। यहाँ पर इधर से उधर वॉबल होने लग जाती है और यहाँ पर उसे काफ़ी हैवी फील हो रहा होता है। तभी यहाँ पर वो देखने लग जाती है उन तीनों को मतलब क्राउन प्रिंस, निक और साथ में जो एडमंड है उसके साथ और यहाँ पर ना फेवन और दूसरा जो बंदा है वो लगे होते हैं और यहाँ पर सभी जो लोग हैं अपने अपने पेयर में होते हैं और साबेला के अराउंड तो बहुत सारी लड़कियां घूम रही होती हैं और यहाँ पर हमारी जीन अकेले होती है। उसे ये बात का एहसास होता है और यहाँ पर साबेला को देख के वो सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। उसकी स्माइल लिटरली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर वो आगे उसकी तारीफ़ कर रही होती है, ये बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है। मुझे तो लगा था कि मुझे तो ऐसा भी लग सकता है कि वो मैजिक है ह्यूमन फॉर्म में, वो इतनी खूबसूरत लग रही है। आई बेट उसे कभी भी हार्ड वर्क करना ही नहीं पड़ा है उसकी पूरी होल लाइफ में। क्लियरली वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट लेडी है जो कि सनशाइन रोजेज़ में बड़ी हुई है। यहाँ पर उसे देख के वो थोड़ा-सा जल भी जाती है। तभी साइबेला की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और यहाँ पर ना वो दोनों एक-दूसरे को देखने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ना वो साइबेला जो है वो उसे यहाँ पर ना स्मिर्क करते हुए निकल जाती है मतलब उसे इग्नोर करती है। मतलब वो यहाँ पर ना अपनी धौंस जमाना चाहती है क्योंकि यहाँ पर ना जिन को तो अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ था लेकिन साइबेला यही तो उसे दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है और यहाँ पर जिन को समझ में नहीं आता तो साइबेला उसे दिखाना चाहती है कि वो यहाँ पर क्वीन है। मतलब कि हाई सोसाइटी में सभी लोग उसकी बात सुनते हैं और यहाँ पर जिन जो कि दूसरे किंगडम से आई है उसे कोई बात भी नहीं कर रहा और यहाँ पर ना वो सोचते हैं जिन के ये बहुत ही ज़्यादा चिलिंग था। क्या उसने अभी-अभी मेरे साथ कोई ट्रिक किया? लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं सुनती है और यहाँ पर वो सोचती है अगर अभी मैं सोचूँ तो मुझे अभी पहले की तरह वो जो घूरना है वो भी फ़ील नहीं हो रहा है। तो आपको पता होगा पहले ना जो एम्परर की कंसोर्ट थी वो उसे घूर रही थी और यहाँ पर ना फिर वो देखती है और बोलती है वो चली गई। यहाँ पर जैसे ही उसे लगता है तभी उसे ये पीछे नज़र पड़ती है तो यहाँ पर हम देखते हैं वो जो है उसे पहले घूर रही थी कंसर्ट वो यहाँ पर उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं हमारा जो सीन है वो जाता है क्राउन प्रिंस और उसके दोस्तों की ओर। निक इधर उधर ना घूर रहा होता है जैसे कि वो किसी को ढूंढने का ट्राई कर रहा है। तभी क्राउन प्रिंस नोटिस करता है और उससे बोलता है ये क्या है तो वो उससे बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो फिर से उधर ढूंढने लग जाता है किसी को। क्राउन प्रिंस स्माइल करते हुए उससे बोलता है कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। वो उससे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है तुम चिंता मत करो। वो हंसने लग जाता है। फिर वो उसे बोलता है अच्छा एक वुमन है देखो तो। यहाँ पर वो थोड़ी फ्लेंच हो जाता है। वो उससे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो उससे बोलता है कि नहीं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में किसी के प्यार में पड़ जाओगे निक। आई वंडर कि वो कौन है और यहाँ पर ना वो स्माइल करते हुए उसे बोलता है। तो यहाँ पर निक बोलता है कि नहीं ये वुमन के अबाउट नहीं है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। फिर यहाँ पर ना उसे बोलता है वो कि एनीवे सभी जो नोबल हैं कैसल से वो यहाँ पर होंगे है ना क्योंकि यहाँ पर वो स्पेशली पार्टी के लिए आए हैं। मतलब जो भी नोबल हैं वो तो यहाँ पर होंगे। यहाँ पर ना फिर वो उसे थोड़ा-सा पुश करता है और उससे बोलता है बस मुझे बता दो कि वो कौन है और कौन-सी फैमिली से है। फिर वो उसे बोलता है कि नहीं यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस उसे थोड़ा-सा चिढ़ा ही रहा होता है तभी उसकी नज़र पड़ती है हमारी जेन की ओर। हम देखते हैं जो कॉन्सर्ट है वो एकदम से उसके नज़दीक जाके खड़ी हो जाती है और वो दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस ये बात नोटिस करता है। इधर देखते हैं हम जेन को। जिसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर उसे देखती है और सोचती है कि क्लोज़ली देखने से तो वो और भी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। यहाँ पर हम देखते हैं उसे तो वो जो कॉन्सर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और वो सोचती है
तो यहाँ पर जेन सोच रही है कि ऐसे क्लोज़ देखने पर इवन कि मुझे एक लड़की को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, तो यहाँ पर बाकियों को तो लगना ही था और यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंट ऑरा सभी चीज़ें इस रूम को डोमिनेट कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग है और उसके अलावा उसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और शार्प हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से वो दूसरे लोग को घूर रही है। यहाँ पर ना वो जो है कंसर्ट वो बोलती है तुम्हारा नेकलेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है योर हाइनेस। फिर उसे तो समझ में नहीं आता, फिर वो उसे बोलती है आगे तुम्हारा नेकलेस जो मैराइन डायमंड का है वो काफ़ी खूबसूरत है। वो सोचती है ओ माय गॉड, इवन के वो और भी ज़्यादा गॉर्जियस है जब वो स्माइल करती है। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि हाँ ये नेकलेस, और उसे थैंक यू बोलती है और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में क्या क्या ये इतनी दूर से यहाँ पर सिर्फ यही कहने के लिए आई है। तभी हम देखते हैं वो उसे घूरने लग जाते हैं और उससे बोलती है कि क्या तुम इसे अपने साथ अपनी होम कंट्री से लेकर आई हो। वो उसे बोलती है नहीं, ये होम कंट्री से मैं नहीं लेकर आई हूँ, ये ना गिफ्ट है क्राउन प्रिंस से। और यहाँ पर ना वो बताती है कि जो तुम्हारी होम कंट्री है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैराइन डायमंड का। और यहाँ पर तुम ऐसा कह सकते हो कि वो एक तुम्हारी होम कंट्री का सिंबल है। और हम देखते हैं उसकी हाथ में ना एक अंगूठी होती है। यहाँ पर ना वो बोलती है ये जो क्राउन प्रिंस है उसने बहुत ही ज़्यादा सोचा होगा तभी आखिर तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। यहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा थॉटफुल होगा, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पर वो आगे उससे बोलती है मुझे नहीं पता था कि उसकी ऐसी स्वीट साइड भी है, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करता है, वो यूजुअली स्टिफ होता है। यहाँ पर वो उससे बोलती है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर वो सोचती है ये बहुत हो गया अभी बात करके। और यहाँ पर वो सोचती है कि तुम्हें नहीं लगता प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहती और उसे फेवन की बात याद होती है। तभी यहाँ पर वो बोलती है अपनी रिंग दिखाते हुए मेरी रिंग भी मेरन डायमंड की है जो कि तुम्हारी होम कंट्री से है और हिज मेजेस्टी ने मुझे काइंडली गिफ्ट की है। यहाँ पर वो अपनी रिंग को उसे दिखाने लग जाती है और उससे बोलते हैं क्या ये स्टनिंग नहीं है। तभी वो उसे उतार लेती है। यहाँ पर उतार के ना वो उसके सामने कर देती है। जीन सोचती है कि वो मुझे ऐसे ही भी तो शो कर सकती थी बिना इसे उतारे। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी फिंगर से अपनी जो रिंग है निकाल देती है, तभी उसने जानबूझ के उस रिंग को नीचे गिरा दिया होता है। जैसे ही वो नीचे गिरती है यहाँ पर जेन की नज़र उसकी ओर पड़ती है। तो यहाँ पर ना वो जो है वो अभी अपना जो ड्रामा है वो चालू कर देते हैं जिसके लिए वो यहाँ पर बेसिकली आई थी। वो बोलते हैं ओ नो मेरी प्रीशियस रिंग। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो रिंग है वो जाके सीधा जेन के पैरों में गिरती है और यहाँ पर वो सोचती है कि अभी तुमने उतारा ही क्यों था। और यहाँ पर हमारी जो जेन होती है क्योंकि वो मॉडर्न टाइम से आई होती है उसे ज़्यादा इतना नहीं पता होता, वो नीचे झुके उसके लिए वो रिंग उठाने लगते हैं। तभी यहाँ पर ना जो है वो लड़की वो स्माइल करने लग जाती है। असल में वो यही तो चाहती थी। वो उसे बोलती है माय गुडनेस योर हाइनेस, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह से मुझे ग्रीट कर रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं जेन जैसे ही रिंग उठाने लगती है वो चिल्ला के बोलने लग जाती है कि ओ माय गॉड योर हाइनेस, आप यहाँ पर ऐसे मुझे ग्रीट कर रही हैं, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मतलब इतना ज़्यादा नीचे झुके। और यहाँ पर वो इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं कि सभी की जो नज़रें हैं उनकी ओर पड़ जाती हैं। यहाँ पर सभी लेडीज़ जो होती हैं वो उन्हें देखने लग जाती हैं और साथ में जो बाकी के पर्सन भी, इधर क्राउन प्रिंस और उसके साथ ही भी फेवन भी उसे देखने लग जाता है कि इसने अब क्या कांड कर दिया। यहाँ पर सभी की नज़रें उसके ऊपर होती है तो जेन यहाँ पर सोचने लग जाती है कि उसने जानबूझ के ऐसा किया। और हम देखते हैं जो वो लड़की होती है उसने अपना जो काम करना था वो कर लिया, इसलिए उसकी जो स्माइल है वो और भी इवल हो जाती है। वो सोचती है अपने मन में कि इसने टोटली मुझे अपने ट्रैप में फंसा लिया है। इधर देखते हैं क्राउन प्रिंस और उसकी गैंग को। निक बोलता है कि प्रोफेटिया ने अपना काम कर दिया है। वो आगे बोलते हैं कि उसने ना तो सिर्फ मैनेज किया उसकी पोजीशन को डेमोन्स्ट्रेट करना, वो भी इतने सारे नोबल के सामने, बल्कि यहाँ पर उसने ना जो प्रिंसेस है क्राउन प्रिंसेस उसकी होम कंट्री के जो डायमंड है उसे नीचे गिरा के होम कंट्री की डिसरिस्पेक्ट भी करने की कोशिश की है। और जो जो मेराइन डायमंड जो कि फ्लोर पे गिरा है उससे अभी प्रिंसेस की रेपुटेशन और भी ज़्यादा बुरी हो रही है। अभी वो डेंजर में है क्योंकि प्रोफिटिया काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वूमन है, ये सभी को पता है। इधर फेवन को देखते हैं, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है क्योंकि असल में कहीं न कहीं उसकी भी ये गलती होती है कि उसने प्रिंसेस को अकेले छोड़ा। इधर देखते हैं हमारी जो होती है जेन, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। वो सोचती है प्रोबेबली मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी जब मेरा एक दोस्त का जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मुझसे ज़्यादा मतलब स्मार्ट था, उसने मुझे एक बार कहा था कि कोई अगर तुम्हें परेशान करे तो यहाँ पर तुम्हें सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और भी ज़्यादा अच्छे से बैकअप करना चाहिए, मतलब उसे और भी ज़्यादा अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। यहाँ पर ना वो सोचती है इसीलिए मैंने उस जो बात है हमेशा अपने साथ रखी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा नेव और पुशअवर होती थी। लेकिन
फिर नहीं हुई। जब वो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया तब से मैंने लर्न कर लिया कि सर्वाइव करना है तो मुझे ना इस दुनिया की भाँति ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कभी पहले किसी से फाइट पिक नहीं की। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझसे फाइट पिक करता है तो कभी मैं हारी भी नहीं हूँ, और यहाँ पर उसने कभी भी किसी की चीज़ को ऐसे नहीं लिया, और यहाँ पर वो सोचती है अगर कोई भी मुझसे मेस करने की कोशिश करता है तो मैं उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वापस करती हूँ। और यहाँ पर ना इसके अलावा वो जितनी दिखती है उससे भी ज़्यादा ब्रेवर है, और इस टाइम के दौरान तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उसने अभी ड्रिंक किया है ना, इसीलिए यहाँ पर वो सोचती है कि क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा टिप से फ़ील हो रहा है, इसलिए मैं तो तुम्हें दिखाऊँगी। यहाँ पर देखते हैं असल में वो करती क्या है। वो उठने लगती है और अपने विक के साथ ना उसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ऐसा सीन हो जाता है जिसकी वजह से उसकी विक से ना जो चोट है वो लग जाती है रोहितिया को, और यहाँ पर ना वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। और यहाँ पर उसने अपना जो ले लिया होता है रिवेंज, और यहाँ पर ना उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से लगती है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डायमंड वगैरह उसकी बेक पे लगे हुए थे, और यहाँ पर उसे काफ़ी चोट लग जाते हैं। इधर सभी लोग उसे देखने लगते हैं कि ये क्या हो गया। यहाँ क्राउन प्रिंस भी उसे देखता है कि वाओ, और यहाँ पर जो हमारा एम्परर है वो भी, और यहाँ पर ना उसकी हालत काफ़ी बुरी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसके दाँत ही टूटने वाले हैं। इधर हमारी जेन एक्टिंग करती है और उससे और ज़्यादा थोड़ी बहुत स्लैप लगा देती है और उससे बोलती है ओ माय गुडनेस, क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर ना उसे थोड़ी सी बोलती है कि हाँ माय बैड, और यहाँ पर वो सोचती है कि अभी अभी क्या हुआ, क्या उसने अभी मुझे स्लैप लगाया। तो यहाँ पर ना उसे स्लैप भी वो लगा देती है चेक करने से बहाने से, और यहाँ पर ना उसकी हालत और भी बुरी हो जाती है। तभी यहाँ पर ना जेन चिल्ला के बोलती देखो मुझे ना तुम्हारी प्रीशियस ज्वेलरी जो कि हिज मेजेस्टी ने काइंडली तुम्हें गिफ्ट की थी वो मिल गई है। मतलब ये भी वो कह के ये ज़ोर से कह के बता देती है कि उसने पहले जो कुछ भी कहा था कि वो उसे ऐसे करके ग्रीट कर रही है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है और बोल देती है कि वो इस रिंग को ढूंढने के लिए ऐसा कर रही थी जो कि हिज मेजेस्टी ने स्पेशली तुम्हें दी थी। इसकी वजह से उसकी जो रेपुटेशन और भी अच्छी हो जाती है। वो यहाँ पर ना फिर वो और भी ज़्यादा तड़का लगा देती है और उससे बोलते हैं तुम्हें ना ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को ऐसे नीचे नहीं गिराना चाहिए। मतलब उसे ये भी बता देती है कि हिज मेजेस्टी ने तुम्हें वो रिंग दी थी तो तुम्हें उसे अच्छे से संभाल के रखना चाहते हैं। और यहाँ पर ना वो उसे बोल देती है तुम मुझे ना अपना हाथ दो और मैं उसे पहना देती हूँ। वो उसके हाथ को ज़ोर से ग्रैब कर लेती है और यहाँ पर वो जो रिंग है वो उसे पहना देती है और कुछ ऐसा सीन हो जाता है। इधर हम देखते हैं वो उसे बोलती है इवन के जो स्मॉलेस्ट जो मेराइन डायमंड है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट रेडिएट करता है और बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लाइट देता है। और यहाँ पर ना जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेवलप हमारी ब्यूटीफुल पर्ल होते हैं वैसे ही उसका साइज़ मैटर नहीं करता। और ये जो ज्वेल है वो रियली रिप्रेजेंट करता है मेरी होम कंट्री को बहुत ही ज़्यादा वेज में। तुम्हें नहीं लगता? यहाँ पर वो ये कहना चाहती है कि जैसे मेरी कंट्री काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करती है वैसे ही उसकी होम कंट्री का जो डायमंड है भले ही वो छोटे साइज़ का हो वो भी ब्राइट करता है, वो भी शाइन करता है, और यहाँ पर वो अपने आप को उसके रिसेंबल करती है। यहाँ पर वो सोचती है प्रोटिया कि ये ब्राट आखिर है कौन। इधर देखते हैं यहाँ पर जो होती है क्राउन प्रिंस की गैंग वो तो खुश हो जाती है, और जो एडमिट होता है वो बोलता है वाओ तुम्हारी वाइफ तो अनदर लेवल पे ही है ईडन। यहाँ पर ना वो भी स्माइल करता है और उससे बोलता है जैसे कि मैंने कहा था मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वूमन से शादी की है। यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है कि इसी चीज़ को तो मैं पसंद करता हूँ उसके बारे में। यहाँ पर ना हमारी जो जेन है अपने रास्ते पे जाने लगती है और उससे बोलती है आइंदा से केयरफुल रहना कि तुम वापस इसे ड्रॉप ना कर दो। यहाँ पर जो प्रॉफिटी है वो तो उसे देखने लग जाते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी वाली बेइज्जती हो जाती है, और यहाँ पर ना वो अपनी रिंग को पकड़ लेती है और यहाँ से जाने लगती है जल्दी से। और यहाँ देखते हैं यहाँ पर जो वो है वो जाने से पहले ना जो हमारी ड्रिंक्स के नीचे टेबल क्लॉथ है उसे खींच देती है जिसकी वजह से जो सारे वो ग्लास हैं वो हमारी जेन के ऊपर गिरने वाले होते हैं। इधर देखते हैं इनबैलेंस होने के बाद वो जो ग्लासेस हैं वो नीचे गिरने ही वाले होते हैं जिनके ऊपर, तभी यहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाता है जल्दी से भागकर, और वो सारे जो चीज़ें हैं ना वो उसके ऊपर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। इधर हमारी जेन तो बच जाती है और उसे देखने लग जाती है। हम देखते हैं उसके ऊपर सारी जो वाइन है वो हो जाती है, और यहाँ पर जेन उसे देखती है और काफ़ी ज़्यादा जो चोट लगी जाती है हमारे क्राउन प्रिंस को, और उसके जो दिल है वो काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। इधर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं आपस में। इधर हमारी जेन उसे थैंक यू बोलती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से चोट लग जाती है,
और खून भी बह रहा होता है। तभी ये देख रही होती है वो, तभी जल्दी से पीछे से आता है निक और उसे अपना जो कोट है वो उड़ा देता है और उससे बोलता है, ईडन क्या तुम ठीक हो? वो उससे बोलता है, डोंट वरी मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर फिर वो पूछता भी है कि क्या तुम उठ सकते हो? और यहाँ पर वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। तो पीछे रह जाती है हमारी जेन अकेली। और यहाँ पर इस तरह से जो पार्टी है वो ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारा सीन है वो शिफ्ट होता है हमारे छोटे फेवन पर। मतलब फेवन जब छोटा था, वो इधर जा रहा होता है और सभी लोग ना उसे इस तरह से घूर के देखा करते थे। वो अकेला रहता था हमेशा, वो किसी से बात भी नहीं करता था, बाकी सभी लोग का ग्रुप होता था और वो लोनली रहता था, जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हो। और यहाँ पर जब वो अकेले थे तभी यहाँ पर ना जो क्राउन प्रिंस है उसकी गैंग ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। और यहाँ पर वो तीनों, मतलब कि हमारा एडमंड और साथ में ईडन और साथ में निक, वो तीनों उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं और तब उनकी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही होता है, तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। एक ग्रीन हेयर वाली लड़की होती है वहाँ पर। तभी वो लड़की के पास जो हमारा फेवन है वो फ्लावर लेकर जा रहा होता है। तभी वो लड़की ना कुछ ऐसे दिखाई देती है और उसकी हालत काफ़ी बुरी हो जाती है। तभी अचानक से हमारा फेवन जगता है। मतलब कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसकी ड्रीम थी, अभी उसे ऐसा ड्रीम क्यों आया वो हमें देखना पड़ेगा आगे। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा उसे पसीना आ रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा होता है। वो सोच रहा है कि मुझे पता था, इसीलिए मैं यहाँ पर इस जगह पर कभी वापस नहीं आना चाहता था। सो ये सारा फेवन का ड्रीम था, वो सोचता है इसीलिए मैं इस पैलेस पे कभी आना नहीं चाहता था वापस। मुझे पता था अगर मैं आऊँगा तो मुझे ऐसे ड्रीम्स आएँगे और मुझे वो जो पेनफुल मेमोरीज़ हैं वो वापस आ जाएँगी, जिन्हें मैं भुलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर तभी वो तैयार-श्यार होके जाने लगता है और यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे हमेशा रिमेंबर करना है। मैं उन सारी लोगों को नहीं खो सकता जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैं मेरे पास्ट में फँसा हूँ, इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर ना मैं हमेशा के लिए अपने पास्ट में तो नहीं खो सकता। मतलब ये सारी चीज़ें उसकी पास्ट की थी, मतलब पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो चारों लोग अलग हो गए। मतलब कि ये जो हमारा फेवन है वो हमारे क्राउन प्रिंस की गैंग से अलग हो गया। इधर वो आ रहा होता है और वो सोच रहा है कि तभी जब मैं गिल्ट में था और रिग्रेट में था, तब मैं यहाँ पर उसकी होम कंट्री गया था और तब मैंने प्रॉमिस किया खुद को कि डरवन आने से पहले मैं ना उस पर्सन की खुशी को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मतलब कि प्रिंसेस की स्माइल को। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो फेवन है उसकी जो होम कंट्री और प्रिंसेस की होम कंट्री सेम थी, लेकिन पढ़ने के लिए वो यहाँ पर डरबन में आया था, मतलब क्राउन प्रिंस की कंट्री में। और यहाँ पर तब उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तभी यहाँ पर उसे वापस आना पड़ता है और वो कभी डरबन में वापस जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस के लिए उसे जाना पड़ा। और यहाँ पर वो सोचता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, मैं कभी भी पहले की तरह नेव नहीं रहूँगा और किसी को हर्ट होने नहीं दूँगा। और मैंने सोचा था कि मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँ उसे। और यहाँ पर वो सोचता है कि तब मैंने यही सोचा था। यहाँ पर हम देखते हैं तब वो जाने वाला था, मतलब जब हमारी प्रिंसेस के ऊपर ऐसे ग्लासेस गिरने वाले थे, वो सोचता है कि उस टाइम के दौरान मुझे पता था ये मेरी प्लेस है यहाँ पर भाग के जाने उसके प्रोटेक्ट करने की, लेकिन मुझसे पहले ही कोई और था। और यहाँ पर हम देखते हैं जो क्राउन प्रिंस है उसके पहले आ जाता है और यहाँ पर प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करता है। वो सोचता है, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसकी जो ईवल और डिसिपेट इंटेंशन क्या थे। मतलब कि यहाँ पर क्राउन प्रिंस कुछ तो सोच रहा होता है, अभी वो क्या सोच रहा है वो हमें नहीं बताया जाता। इधर फेवन सोचता है मैं कभी भी किसी और पर्सन को उसके साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। मतलब कि क्राउन प्रिंस भी उसके साथ वो सारा जो इंसिडेंट हुआ था उसमें इन्वॉल्व था और यहाँ पर वो नहीं चाहता कि प्रिंसेस के साथ कुछ ज़्यादा क्लोज़ हो क्राउन प्रिंस। और यहाँ पर वो सोच रहा है मैं कभी भी फूलिश नहीं हूँगा और मैं कोई भी सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगा। तभी यहाँ पर वो देखता है हमारी प्रिंसेस जेन को, जो कि यहाँ पर उसकी ओर स्माइल करती है और उससे बोलती है फेवन। और यहाँ पर ना जो होता है फेवन वो भी उसे देखते हैं और सोचते हैं मुझे ज़रूर से इस स्माइल को प्रोटेक्ट करना है और मुझे प्रोटेक्ट करना है अपने इन दोनों हाथों से किसी भी पर्सन से पहले। तो इधर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है उस कंसर्ट पे, जो कि पूरी की पूरी बात जो भी पार्टी में हुआ था वो सारी चीज़ों को याद करती है और इधर तोड़-फोड़ करने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। और यहाँ पर ना वो एक लैंप को उठाती है और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही होती है। उसकी जो जैसी वो दिखती है बिल्कुल उससे अपोजिट बिहेव कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा ईवल उसने कर दिया होता है और सभी चीज़ों को इधर से उधर बिखेर दिया होता है, बहुत ही ज़्यादा मैस हो रखा होता है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, अभी वो कुछ ना कुछ तो करेगी क्योंकि उसके
उसकी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई थी। तभी हम देखते हैं वो ऐसा कर रही होती है ना, तभी उसके जो हाथ है ना वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि ना उसके हाथ उसके चेहरे और बाकी बॉडी से मैच नहीं हो रहे होते हैं। और तभी उसको ये बात याद आती है और यहाँ पर ना वो देखती है, उसकी आँखें ना बड़ी हो जाती हैं। तभी यहाँ पर ना वो एक चीज़ को वहाँ पर जल्दी से निकालती है और यहाँ पर जैसे ही वो उस चीज़ को लगाती है, यहाँ पर भी ना रोशनी सी होने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो रोशनी जैसे ही होती है उसकी अपीयरेंस वापस आने लगती है। और यहाँ पर उसका हाथ जो कि पहले बहुत ही बुरा से दिखाई दे रहा था वो ठीक हो जाती है। तभी यहाँ पर वो स्माइल करती है और बहुत ही बुरी से हँसने लग जाती है। तो यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि अभी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही है। मतलब उसे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ तो करेगी। और आपको क्या लगता है कि जो पर्सन हमने अभी भी देखा था और जो पर्सन पार्टी में देखा था, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। हमने उसके हाथ भी देखे थे कि उसके हाथ ना चेंज हो रहे थे अचानक से, और उसने ना खुद पे कुछ अप्लाई किया और जैसे ही वहाँ पर एक बड़ी सी रोशनी सी हुई तब ना उसकी अपीयरेंस वापस आ जाती है। क्या उसके पास भी ना, जैसे हमारे जिन के पास एक लिपस्टिक है, उसके अप्लाई करने के बाद उसका जो रूप है वो बदल जाता है, क्या उसके पास भी ऐसा कुछ मैजिक टूल है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।